नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से। मैं पिछले 20 वर्षों से निस्संतानता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और हम लोग आईवीएफ या निस्संतानता से आप ये कह सकते हैं कि निस्संतानता से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करते हैं। आईवीएफ, इक्सी, हमारे सेंटर पे पीजीडी, पीजीएस, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। डोनर बैंक्स, एम्ब्रियो बैंक, सीमेन बैंक जो भी हैं, डोनर सर्विसेज, सरोगेसी सर्विसेज सारी हैं इस टाइम मौजूद। और ये हम लोग पिछले 10 साल से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मेरा जो हॉस्पिटल है, ये अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ पे है फ़ोन करके, तो ये कोटा राजस्थान में है। और मरीज़ ये भी पूछते हैं कि कोटा कहाँ पे पड़ता है, तो ये जयपुर से 3-3.5 घंटे का रास्ता होता है। तो एक चीज़ और है कि अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्ट करना या मुझसे राय लेना, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पे से जाके आप मेरा वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मैं आपको अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस एक वीडियो कंसल्टेशन दे सकती हूँ। तो आज का सवाल या आज का जो टॉपिक है वो है ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। अगर अपन निस्संतानता की बात करें तो निस्संतानता के जो प्रमुख कारण आते हैं आज की तारीख में, अगर अपन हिंदुस्तान के उसमें बात करें तो पहला प्रमुख कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और दूसरा प्रमुख कारण जो आता है वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। क्योंकि हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस की प्रेवलेंस है। तो ट्यूबों का ख़राब होना ट्यूबरक्लोसिस के कारण एक बहुत मेन कारण होता है और ये बहुत सारे मरीज़ों में पाया जाता है। और अगर अपन ट्यूबल ब्लॉकेज की बात करें मेनली, तो 2 कारण अपन मेन बोलेंगे, ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा सफ़ेद पानी की शिकायत। अक्सर महिलाएं सफ़ेद पानी की शिकायत में ध्यान नहीं देती और कहती हैं कि सालों से है। तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन आपके ट्यूबों को ख़राब करता है, क्षतिग्रस्त करता है। और कई बार ट्यूब अगर ख़राब पूरी तरह से बंद नहीं भी हों तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल एक्टोपिक काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है पहले के बनिस्बत। तो अपन टॉपिक को आगे नहीं जाएं और अपन ट्यूब ब्लॉकेज पे ही बात करें। तो ट्यूबल ब्लॉकेज जो है, अपन एक ये बात करें कि किन में खोले जा सकते हैं ट्यूब और किस में टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहिए। ऐसे कौन से मरीज़ हैं जहाँ पे आपको ट्यूब खोलने की कोशिश करना चाहिए और ऐसे कौन से मरीज़ हैं जहाँ पे आपको ट्यूब खोले बगैर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाना चाहिए। तो 2 तरह के मरीज़ हैं। एक पेशेंट है जो 30 साल से कम उम्र का है और एक पेशेंट है जो 30 साल से ज़्यादा उम्र का है। दूसरा, जो 30 साल से कम उम्र का है, डेफिनेटली वहाँ ट्यूब खोलने की कोशिश करना चाहिए और ये देखना पड़ता है पहले कि ट्यूब किस जगह से बंद है। ट्यूब हो सकता है इस जगह से बंद हो या ट्यूब हो सकता है इस जगह से बंद हो। इस जगह से अगर बंद हुआ तो अंदर ये फूल जाएगा क्योंकि इसमें पस भर जाएगी, और अगर इस तरफ से बंद है तो ये दवा जो अपन पता कैसे करेंगे। ट्यूब जांच करने के लिए ट्यूब बंद हैं खुले हैं, ये आप मासिक के 6 दिन के बाद ट्यूब की जांच करते हैं, जिसको हिस्टोसल्फिंगोग्राम बोलते हैं, HSG, जो कि एक बहुत सस्ता सा टेस्ट होता है और सादा टेस्ट होता है और इसमें बहुत मामूली सा खर्चा आता है। उससे बोलते हैं HSG टेस्टिंग। और उसमें यहाँ पे एक ट्यूब फिट करके डाई डाली जाती है, जिसको सीरियल एक्सरे लिए जाते हैं और उसमें ये पता चल जाता है कि ट्यूब खुला है नहीं खुला। अगर दवा यहाँ के गिर गई तो ट्यूब खुला हुआ है और यहाँ गिर गई। कई बार ये ट्यूब यहाँ से बंद होता है तो दवा इसके अंदर भर जाती है तो फूल जाता है ट्यूब। कई बार ये दवा यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी जब यहाँ कॉर्नियल ब्लॉकेज होगा। तो जानने के तरीके और भी हैं। सोनोसल्फिंगोग्राफी भी होती है और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है हिस्टोलैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा जाँच करना, जो कि आइडियल है। करना दूरबीन का ऑपरेशन चाहिए, परंतु हर मरीज़ को आप दूरबीन में नहीं डाल सकते, तो आप पहले HSG करके देख सकते हैं कि ये खुले हैं कि नहीं है। हायोसल्फिंगोग्राफी भी होता है पर सबसे सस्ता HSG पड़ता है। HSG अगर एक अच्छा HSG करा हो और HSG कैथेटर लगा के करा हो तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि ट्यूब खुले हैं नहीं खुले, ट्यूब का शेप कैसा है, ये फूला तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ट्यूब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे एक सारे मतलब पतला जितना यहाँ है वो भी यहाँ पे भी है। कई बार ट्यूब पतला होता है और यहाँ आके लास्ट में आके मोटा हो जाता है, जिसे हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं। तो उस केस में भी ट्यूब खुला हुआ है
लेकिन फूला हुआ है तो भी बच्चा नहीं लगता। तो अब अगर ट्यूब यहाँ से बंद है, आप दूरबीन का ऑपरेशन करें, मरीज़ की उम्र कम है और आपने उसकी जांचें करी, फर्टिलिटी स्टेटस चेक करा और फर्टिलिटी स्टेटस नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आपको ट्यूब खुलने का ऑपरेशन करना चाहिए। और आप ट्यूब का जब ऑपरेशन करेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा ट्यूब तो खुल जाएंगे, लेकिन कुछ ट्यूब खुल नहीं पाते। लेकिन आप जब उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, आप स्क्रीन पे देखते हैं कि ट्यूब की क्या स्थिति है, तो आप कुछ डिसीजन लेते हैं। आप ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। और एंड रिज़ल्ट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर ऐसे 10 मरीज़ हैं तो उसमें 50% पेशेंट पूरी तरह से सही हो जाते हैं दवा खाने के बाद और 50% का ट्यूब खुल जाता है। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, उसके ऑपरेटिंग स्किल्स के ऊपर कि वो क्या रिज़ल्ट आपको देता है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ट्यूब बंद हैं और जो आईवीएफ कराना चाहते हैं उनके भी ट्यूब खुल जाते हैं और बच्चा अपने आप बगैर आईवीएफ के भी लगता है। अब दूसरे पेशेंट हुए 30 साल से ऊपर, आप कहेंगे कि क्या उनके ट्यूब नहीं खोलना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि 30 साल के ऊपर उसका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, क्योंकि 30 के बाद फर्टिलिटी स्टेटस जो है, जैसे AMH वैल्यू हुई, एंट्रल काउंट हुआ, ये बहुत तेज़ी से फॉल होता है। अगर ये फॉल हो रहा है तो अगर किसी का AMH सपोज़ 1 के आसपास आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तो ऐसे मरीज़ में अगर आप खोलते हो ट्यूब तो इसमें सफलता ज़्यादा अच्छे से या अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी AMH वैल्यू क्या है, आपके अंडों का काउंट क्या है। अगर फर्टिलिटी स्टेटस अच्छा है तो डेफिनेटली ट्यूब खोलना चाहिए 30 साल के बाद। लेकिन अगर फर्टिलिटी स्टेटस अच्छा नहीं है, फॉल हो रहा है, तो फिर ट्यूब खोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ख़राब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कहेंगे टाइम ख़राब करना, देखिए अभी IVF हो सकता है, मरीज़ के अपने अंडों पे हो सकता है, तो डेफिनेटली उस पे जाना चाहिए और तुरंत IVF कराना चाहिए, जिससे कि मरीज़ के जो अंडे हैं वो अगर कम पे जा रहे हैं तो कम से कम बच्चा हो जाए और पेशेंट का मतलब फर्टिलिटी प्रिजर्व रहे उतने टाइम तक। अपन अगर ट्यूब के खोलेंगे और अंडे ही बहुत कम है और फिर अगले 3-4 साल बच्चा नहीं लगा, उसके बाद आप ना 5 साल बाद सोचते हो कि अब IVF करा लो, तब अंडे हो सकता है ना हो सकता है बहुत कम हो, गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लेट डिसीजन लेने का। तो मेनली टाइमली डिसीजन बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का इसमें डायग्नोसिस करना या डॉक्टर के ऊपर मेन भार रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉक ट्यूब वाले को IVF करना पड़े, ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉक ट्यूब वाले के बच्चा ना पैदा हो। डायग्नोसिस अगर बहुत सटीक है तो बगैर टेस्ट ट्यूब बेबी के भी बच्चे हो सकते हैं, पर वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करेगा कि वो ट्यूब खुल सकते हैं नहीं खुल सकते, ये डॉक्टर ही बेस्ट जज है डिसाइड करने के लिए। अब ट्यूब खोलने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। वो दूरबीन से होता है। अक्सर मरीज़ कहते हैं मुझे डर लगता है, मुझे ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो रूटीन है, इसमें कोई खून नहीं बहता, बहुत ज़्यादा मरीज़ बिस्तर पे नहीं होता, आप 6 घंटे के अंदर बिल्कुल सही होते हैं और आप चलने फिरने लायक हो जाते हैं। और इसमें कोई मतलब टेंशन वाला या बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन नहीं है क्योंकि सब चीज़ दूरबीन से हो रही है और ईजीली होता है। इसमें खाली लेप्रोस्कोपी से काम नहीं चलता। अक्सर कई पेशेंट आते हैं जो खाली लेप्रोस्कोपी करा रखे होते हैं और बोलते हैं कि है ना हिस्ट्रोस्कोपी तो हुई नहीं, दूरबीन खोला नहीं। तो खाली लेप्रोस्कोपी का कोई यूज़ नहीं है। इसमें दूरबीन नीचे से भी डलेगी, दूरबीन ऊपर से भी डलेगी, फिर ट्यूबल कैनुलेशन होगा और उसके बाद खोला जा सकता है। प्रेशर पम्प चलते हैं काफ़ी सारे, तो प्रेशर पम्प के प्रेशर से ही खुल जाते हैं। तो डिपेंड करता है स्किल्स पे। अब सपोज़ एक पेशेंट है जिसका एज है 30 के अराउंड और उसमें है ना ट्यूब खुले नहीं, आपने दूरबीन का ऑपरेशन करा, ट्यूब नहीं खुले, पर आपको ये डॉक्टर को देख के लगता है कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस, अर्ली ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि कारण 2 ही बताए ट्यूब बंद होने के, एक ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा वाइट डिस्चार्ज यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो जो ट्यूबरक्लोसिस थी, अब आपने जब ऑपरेशन करा आपको लगा अर्ली ट्यूबरक्लोसिस है, तो अर्ली ट्यूबरक्लोसिस में आप ADT पे डालिए उसको 6 से 9 महीने। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में मेरा जो सक्सेस है, जो मैंने देखा, वो ऑलमोस्ट डायग्नोसिस का 90% पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स 90% कंसीव हो जाते हैं ATT खाने के बाद। और अगर PID लगता है आपको तो PID का ट्रीट करिए, उसके बाद भी काफ़ी सारे पेशेंट
कंसीव कर जाएंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ट्यूबरक्लोसिस मैंने जैसे बोला कि अर्ली ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस लेट भी हो सकती है। लेट जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें जो उसकी सीक्वली है, सीक्वली का मतलब होता है जब बीमारी आई और वो जो अपना घातक लुक्स छोड़ के गई, जैसे ट्यूब है उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स हो गया तो ट्यूब फूल गया, बिल्कुल उसमें पस पड़ जाएगी। तो ये चीज़ आप टीबी की दवा खिला भी दोगे ना तो भी वो रिवर्स नहीं होगी, इट इज़ अ इरिवर्सिबल डैमेज, यानी कि उसको वापस आप नॉर्मल पे नहीं लाओगे। तो अक्सर मरीज़ आता है जिसका एक ट्यूब हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है, यानी फूला हुआ है, पस भरी हुई है, लेकिन दूसरा सिर्फ ब्लॉक होता है। तो आप जो हाइड्रोसेल्पिंग्स है उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन जो नॉर्मल ट्यूब है जो बंद पड़ा है उसको तो खोल सकते हो ना, वो तो खुल सकता है ना। तो बच्चा होने के लिए 2 ट्यूब ज़रूरी नहीं होते, 1 ट्यूब से भी बच्चा लग जाता है। तो अक्सर पेशेंट कंसीव कर जाता है, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो हो रखे हैं, ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा है। एक सवाल और आता है, अक्सर मरीज़ मुझसे ये कहते हैं कि हमने टीबी की ये जांच, ब्लड की, खून की सारी जांचें करा ली और हमें तो कोई टीबी निकली नहीं, आप कैसे कह रही हो टीबी है। देखिए आपको ये एक चीज़ बताऊं कि टीबी एक ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे आप एक्सट्रैक्ट या आप उसको ग्रो नहीं कर सकते इतना इजीली। ये कल्चर में भी कई बार नहीं आता, तो ब्लड रिपोर्ट में भी नहीं आता, तो इतने आसानी से ये ब्लड में पॉजिटिव, कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया एक मतलब काफ़ी विरुलेंस भी ज़्यादा है और ये नोज़ोकोमियल भी है, तो इसको ग्रो करना एक डिफ़िकल्ट जॉब है। इसके जो इन्वेस्टिगेशन है दे आर नॉट 100%। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर ट्यूबरक्लोसिस और मैंने ब्लड टेस्ट करा तो ये पता चल जाएगा कि मुझे टीबी है, नहीं। ये इसकी जो सीक्वली है, जो लुक्स हैं, सपोज़ हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो वो बताता है कि हाँ भाई ये ट्यूबरक्लोसिस। या फिर पेशेंट एक हिस्ट्री देती है कि मुझे पीरियड पहले तो ठीक आता था, शुरुआत में 5-5, 6-6 दिन आता था, उसके बाद धीरे धीरे करके अब ये मात्र छींटा आता है या फिर ये बहुत कम हो गया है। तो ये पेशेंट की एक स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है, इसीलिए मरीज़ को सुनना काफ़ी ज़रूरी होता है। और मरीज़ का वेट लॉस की हिस्ट्री होगी, पीरियड कम आने की हिस्ट्री होगी, मरीज़ कहेगा पिछले 5-10 साल में मेरा है ना मैं बहुत पतली हो गई हूँ, या फिर आपके सामने बैठा हो तो उसके कपड़े लूज़ दिखेंगे। और मरीज़ का लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, या फिर पेशेंट खुद हिस्ट्री देता है कि मेरे पेट में मवाद पड़ गया था जब मैं छोटी थी, या फिर उसको आप हिस्ट्री पूछें पेरेंट्स से भी तो ये ट्यूबरक्लोसिस की प्राइमरी कहीं होगी, क्योंकि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इज़ यूजली सेकेंडरी। प्राइमरी कभी बचपन में हो रखी हो तो ये सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होती है और ब्लड से फैलती है, और ये राजस्थान में बहुत कॉमन है। पर ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जल्दी एक्शन लेना, जल्दी इलाज कराना। आप किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाएं, आपको जल्दी है ना रिजल्ट्स मिलते हैं। निस्संतानता केंद्र पे जाएं, आपको निवारण करा जा सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। फिर मैं बार बार यही बोलूँगी कि उम्र मत निकालिए, उम्र का इसमें बहुत अहम रोल है और रिज़ल्ट्स डेफिनेटली उम्र पे डिपेंड करते हैं। और अब ऐसे मरीज़ पे बात करें कि जिनमें ट्यूब नहीं खुल पाए, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता, जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जहाँ पे फ्रोज़न पेल्विस हो रखी है, वहाँ पे क्या करें? तो वहाँ पे आपका आईवीएफ करा जा सकता है, और आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत अच्छी है ब्लॉक ट्यूब में। मैं कहूँगी सबसे अच्छी ब्लॉक ट्यूब्स में आती है, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चेदानी में नहीं होती, केवल ट्यूब्स में होती है, जो कि शुक्राणु का आदान प्रदान और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। तो बेस्ट जो पेशेंट्स होते हैं वो ट्यूबल ब्लॉकेज होते हैं, इनके सक्सेस रेट 70 to 80% तक जाती है। तो आप निराश ना हो, कोशिश करें, कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें, निस्संतानता विशेषज्ञ से मिलें, फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाएं और अपना समाधान ढूंढें कि आपके में क्या हो सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, सैकड़ों मरीज़ लाभान्वित हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, और मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगली बार दूसरे टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।